हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स और रेडिएंट एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, के साथ ही साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी चैप्टर को टॉपिक को देखेंगे। तो दो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं आज। कौन कौन सा? ईएम वेव्स और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोगों का ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं। क्या होता है रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इट इज द एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, है ना। ये एक तरह का एनर्जी होता है जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, एंड दिस वेव्स ट्रैवल इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको याद रखना है, स्पेस में ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएंट एनर्जीज होते हैं, ये क्या होते हैं भाई? लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जब न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे इस टॉपिक पे, तो वहां पे हमेशा ये चीज यूज में आएगा। ठीक है, तो इसको अपने भेजा में अच्छे से डाल देने का है। ठीक है, चलो फिर क्या है? एंड दिस वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी। क्या होता है रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो इट इज द एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इट इज द एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर in the form of waves, and these waves travels in space with the speed of light, है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। And this radiant energy do not need any propagation, do not need any medium for their propagation. These electromagnetic waves do not need any medium for their propagation. ठीक है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ट्रैवल करते रहते हैं जैसे कि सन का लाइट होता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग। चलिए फिर हम लोग बात करें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो रेडियो वेव्स इसका एग्जांपल है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड रेज होते हैं, विजिबल रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज जिसको हम बोलते हैं वो है, एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक रेज है। ये लोग क्या है? ये लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ड्राइंग दिख रहा है, इसमें हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ का क्या है यहाँ पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उन सबको अरेंज किए हैं। ठीक है, तो आप देख लो, ये यूनिट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यूनिट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो सब कुछ एंगस्ट्रॉम में बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे यूनिट्स क्या दिए गए हैं, सारे वैल्यूज एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिए गए हैं। तो 10⁻⁻4 से लेकर के 0.01 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो भी वेवलेंथ होता है, इस वेवलेंथ के बीच का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रे बोलते हैं। ठीक है, 10⁻⁻4 से 0.01 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उस वेव को क्या बोला जाता है? कॉस्मिक रे बोला जाता है। और 0.01 से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो भी वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा रेज बोलते हैं। और 0.1 से 150 वाले को क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं। 150 से 3800 वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। ये क्या है? एक्स रेज बोलते हैं 0.1 से 150 वाले को, और 150 से 3800 वालों को क्या बोलते हैं? यूवी रेज बोलते हैं। और 3800 से 7600 वालों को क्या बोलते हैं? विजिबल रेज कहते हैं। ये विजिबल रेज हैं जो हम लोग देखते हैं, जो विब्जियोर हम लोग बनाते हैं वो होता है। ठीक है, तो 3800 to 7600 के बीच का जो भी लाइट होता है, इस वेवलेंथ के बीच का जो भी लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं?
विजिबल रेज बोलते हैं। अब ये विजिबल रेज देखो 3800 से 7600 में कैसे डिवाइडेड होता है। ये विब्जियोर जो हम लोग बनाते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो 3800 से 4300 एंगस्ट्रॉम, ये सब कुछ एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ का जो भी आपका विजिबल रेज होता है वो वायलेट कलर का दिखता है। 4300 से 4500 के वेवलेंथ के बीच का जो भी आपका विजिबल रेज होता है उसको हमको इंडिगो कलर का दिखता है। सिमिलरली 45 से 49 वाला ब्लू कलर का होता है, 49 से 55 वाला ग्रीन कलर का होता है, 55 से 59 वाला येलो कलर का होता है, और 59 टू 65 वाला ऑरेंज कलर का होता है, और 76 वाला जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये सब क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। ये क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम का ये वैल्यूज दिया गया है, ठीक है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आप थोड़ा सा जान के रखो कि ये होता है। खास करके आप विजिबल वाला एक बार जान के रखो, बस विजिबल वाले का आप जान के रखो, 3800 टू 76, ठीक है। अब देखो 7600 टू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, 7600 से लेकर के 6 इंटू 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेज कहते हैं। और 6 इंटू 10 टू द पावर 6 से लेकर के 3 इंटू 10 टू द पावर 9 के बीच का जो भी वेवलेंथ का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कंटेनिंग जो होता है वो क्या होता है, रेडियो वेव्स होता है, ठीक है, जो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 से लेकर के 3 इंटू 10 टू द पावर 14 तक का, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर वेवलेंथ, ठीक है। कौन किस वेवलेंथ के बीच में बिलोंग करता है आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कुछ एक एग्जाम्पल्स याद रखिए, कुछ एक एग्जाम्पल्स याद रखिए, और यहाँ पे विजिबल रेज वाला भी याद रखिए, ठीक है। विजिबल रेज का ये जो है विब्जियोर का, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखें। नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है एक वेव के कैरेक्टर के बारे में, एक वेव कैसा होता है। जो हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे थे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, ठीक है। तो वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग 6 कैरेक्टर्स। अभी हम लोग 6 कैरेक्टर्स को देखेंगे अगले स्लाइड में, तो वहाँ से हम लोग एक वेव को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक वेव दिखाया गया है, एक वेव का प्रोपगेशन ऑफ अ वेव है ना, प्रोपगेशन हो रहा है एक वेव का। तो इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कहाँ है, इधर को है। अब इसमें आप देखो एक वेव ऐसे मूव करता है, इस तरीके से एक वेव मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे एक वेव मूव करता है। ये जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये आपका ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका लाइन है, मीन है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ में आ रहा है इसको हम लोग ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो वेव अपने मीन लाइन से जितना ऊपर जाए, हाइट जो अटेन करता है, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और नीचे जब ये डेप्थ मतलब गर्त, ट्रॉप, जो भी ट्रॉट नीचे में लेता है उसको हम लोग, जो नीचे की तरफ मीन से चला जाता है उसको हम लोग ट्रॉट कहते हैं। तो ये डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंस, ऊपर का मतलब हाइट और डेप्थ दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। जितना वेव ऊपर की तरफ जाएगा, देखो यहाँ पे वेव जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही वेव क्या होगा, नीचे के डिस्टेंस को भी ट्रैवल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की तरफ ज़्यादा चला जाए और नीचे की तरफ कम आए और वाइस वर्सा, ऐसा नहीं हो सकता। जितना ये ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस लाइन से, उतना ही नीचे की तरफ में आएगा इस लाइन से, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। तो हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या फिर एक ट्रॉट से दूसरे ट्रॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं,
ठीक है। तो चलिए एक वेव में क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। पहले हम यहाँ देख लें, द अपर मोस्ट पोजिशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये जो सबसे ऊपर का पोजीशन जो एक्वायर्ड होता है इसको हम लोग क्रेस्ट कह देते हैं। ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, क्रेस्ट हो जाएगा। एंड द लोअर मोस्ट पोजीशन इज कॉल्ड ट्रॉट। तो ये ट्रॉट का पोजीशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रॉट का पोजीशन। जो सबसे नीचे की तरफ में डाउन में जो सबसे नीचे फॉलिंग पॉइंट जो होगा उसको हम लोग ट्रॉट कहते हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स एम्प्लॉयड इन डीलिंग विद द वेव आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्राइब्ड अहेड। तो हम लोग कुछ आगे की तरफ देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स है। तो एक होता है वेवलेंथ। पहला जो टर्म है वो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव जो ट्रैवल कर रहा है, अगर हम लोग ऐसे एक वेव को देखें तो वेवलेंथ होता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का या एक ट्रॉट से दूसरे ट्रॉट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ होता है ना। एक दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रॉट के बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रॉट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रॉट इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। मतलब डिस्टेंस मेजर करने का ये यूनिट है एंगस्ट्रॉम, जिसको ए के ऊपर नॉट दे देते हैं तो इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। या पिकोमीटर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस का डिस्टेंस है तो हम लोग डिस्टेंस के जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सारे यूनिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग यूनिट्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो ये होता है कि आपको यूनिट कन्वर्सन आना चाहिए। जैसे कि एक अगर एंगस्ट्रॉम आपको दे दिया और आंसर आपको पिकोमीटर में दिया है तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में या नैनोमीटर में या सेंटीमीटर में या मीटर में हम कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए बता दिया है मैंने सबको एक कॉमन यूनिट मीटर में लेकर के मैंने बता दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप यहाँ से बाकी सबका रिलेशन अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये काम कर लेना है। और यूनिट कन्वर्सन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप क्या देखोगे कि यूनिट कन्वर्सन जो है आपका वेवलेंथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों का है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग नू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ये नू का सिंबल है, जो हम लोग वी बोलते हैं ना, वी स्मॉल वी, वही नू होता है। तो ये नू से हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है आप किसी भी एक पॉइंट पे वेव को ऑब्जर्व करो। जैसे कि हम मान लें कि वेव को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ वेव को ऊपर में देखिए, हम इस ब्लू वाले डॉट पे वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ से वेव क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। अब एक सेकेंड के टाइम में यहाँ इस पॉइंट से जितना नंबर ऑफ वेव यहाँ से क्रॉस कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव कहते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी, अब एक कंप्लीट वेव क्या होता है, तो एक कंप्लीट वेव देखो, एक कंप्लीट वेव में एक कंप्लीट क्रेस्ट होता है, एक कंप्लीट ट्रॉट होता है। ये जैसे ये कंप्लीट वेव हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव हो गया, जिसमें एक कंप्लीट आपका क्रेस्ट होना चाहिए और एक कंप्लीट क्या होना चाहिए, ट्रॉट होना चाहिए। तो एक कंप्लीट क्रेस्ट और ट्रॉट को जितना डिस्टेंस में हम लोग कवर कर पाएँ उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कंप्लीट वेव है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक देखो आपका ये दूसरा वेव हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा वेव हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव क्रॉस कर जाए, एक सेकेंड में किसी भी एक पॉइंट से जितना नंबर ऑफ कंप्लीट वेव क्रॉस कर जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द
नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। आप ये ध्यान दो, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज के यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं किस चीज में, हर्ट्ज में, या फिर सेकेंड इनवर्स में, या साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड बहुत बार CPS करके लिखा रहेगा। तो हम लोग किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या साइकिल सेकेंड इनवर्स या साइकिल पर सेकेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों की वैल्यूज सेम होती हैं, मतलब कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, है ना। तो ये यूनिट इन लोगों का, और यूनिट क्या होता है, सब तीनों ही यूनिट क्या होता है, सेम वैल्यूज को कंटेन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, वेरी गुड। देन बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को एक पॉइंट से क्रॉस करने में जितना टाइम लग जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को एक पॉइंट से क्रॉस करने में जो भी टाइम लगे उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं। तो हम लोग टाइम पीरियड को क्या बोल सकते हैं कि वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग नू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें, और टाइम पीरियड को हम लोग किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड को हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टाइम है और एक तो इसको हम लोग हमेशा सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का वेलोसिटी। हम लोग को 6 कैरेक्टर्स देखने होते हैं, 3 हम लोगों ने देख लिया और ये चौथा है जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को लेकर के हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि एक वेव जो होता है वो आपका सनलाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो कभी भी वेव की वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, 3 × 10⁸ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि c इज इक्वल टू पाई बाई टी बोल, लैम्डा बाई टी बोल सकते हैं क्या। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस, वेवलेंथ, टी क्या है, टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। और अभी अभी हम लोग क्या देखे थे टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में हम लोग देखे थे कि सिंस आपका नू इज इक्वल टू 1 बाई टी, या टी इज इक्वल टू 1 बाई नू होता है, राइट। टी इज इक्वल टू 1 बाई नू या नू इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। अभी अभी हम लोग देखे थे इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, तो 1 बाई टी के जगह पे हम ये 1 बाई टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, नू लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू नू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं चीज़ों को इस तरीके से, c इज इक्वल टू पाई बाई टी, और 1 बाई टी के जगह पे हम नू लिख सकते हैं। तो नू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c बाई पाई, नू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई पाई। अब ध्यान रखिए, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा आपका ज़्यादा अटेंशन चाहिए। यहाँ पे नू इज इक्वल टू क्या हो गया, नू इज इक्वल टू हो गया, एक सेकेंड रुकना, हम इधर से थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मिटा दें। ये सब तो समझ में आ गई होंगी, तो हम इधर से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि हमको ज़्यादा स्पेस मिल जाए, ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि नू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा हो गया, ठीक है। और c को लेकर के हम लोग अभी बात किए कि c क्या है भाई, ये कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है। तो नू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। अगर किसी भी वेव का वेवलेंथ हम बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कैसा रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना। नू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसको आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए
तो होप्स ऑफ वेलोसिटी समझ में आ गया, वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। देन बात करते हैं हम लोग वेव नंबर को लेकर के। वेव नंबर क्या होता है? तो वेव नंबर को हम लोग नू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नू के ऊपर में हम लोग एक बार लगा देते हैं, जैसे ये होता है नू, और इसके ऊपर ऐसे एक आप लाइन खींच दो तो इसको हम लोग बार बोलते हैं। तो नू बार से हम लोग वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है। नू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा, देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी फिर? वो हो जाएगी, देखो लैम्डा को तो हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में या एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर इन्वर्स इसका यूनिट हो जाएगा, राइट। यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स या फिर मीटर इन्वर्स, है ना। तो और जो भी है पिकोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम, तो वो सब इन्वर्स में चला जाता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। नू बार क्या होता है? नू बार होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना। दैट इज नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, जो अभी हम लोग यहाँ पे बात किए कि भाई यूनिट क्या हो सकता है। तो यूनिट ऑफ नू बार हो सकता है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सिक्स्थ जो है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, जब वेव के बारे में आपको हम बता रहे थे कि एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट। तो एक ट्रॉट का डेप्थ या एक क्रेस्ट का हाइट, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसा, ये हाइट ऑफ अ क्रेस्ट या ये डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये दोनों ही क्या होता है? सेम होता है। जितना वेव ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही डिस्टेंस में ये नीचे की तरफ आएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं, है ना। ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। अब ध्यान रखो, हम लोग यहाँ जो अभी कुछ चीज़ों को देखें, यहाँ पे c इज इक्वल टू या नू इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिखा? c बाई लैम्डा, यहाँ पे हम लोग को दिखा था नू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा दिखा था। और 1 बाई लैम्डा, देखो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? इस जगह पे देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? नू बार होता है। तो यहाँ देखो 1 बाई लैम्डा मिल रहा है क्या हमको? 1 बाई लैम्डा मिल रहा है क्या? तो 1 बाई लैम्डा की जगह पे हम नू बार लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? c नू बार, ठीक है। तो नू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ध्यान रखिएगा, नू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी नू नॉट नू बार, नू इज इक्वल टू क्या रहेगा? c नू बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू वेव नंबर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूलाज निकल के आए, है ना। चलो हम थोड़ा सा पहले कुछ एक चीज़ों को समराइज कर दें। कुछ एक फार्मूलाज हम मार्क करते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं फार्मूलाज पे आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, देन ये एक फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे है एक ये रिलेशन है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक ये फार्मूला बन गया जहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक ये फार्मूला बन गया जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये 3-4 फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो फटाफट इन फार्मूलाज को कहीं पे आप नोट कर लो एक पेज के ऊपर में, और फिर हम लोग आगे अब क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप लाइव चैट में लिख दीजिए, और लाइव चैट में लिख दीजिए, हम वहाँ पे आपको तुरंत ही सॉल्व करके, या जो भी जैसे भी बेस्ट वे हो सकता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार छोटा सा हम रिकैप कर दें। यहाँ पे एक वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बारे में। तो एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को 6 चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है वेव नंबर,
जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको नू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। फोर्थ होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी वेव का लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक अच्छे फार्मूलाज को निकाले हैं, जैसे कि c इज इक्वल टू पाई बाई टी या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग निकाले हैं। रिलेशन हम लोग क्या निकाले हैं कि जो नू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये सब फार्मूलाज आप ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे से ये सब फार्मूलाज ध्यान में रखिए, ठीक है। ये सब फार्मूलाज बहुत बहुत काम आएंगे। सारे फार्मूलाज को मैंने यहाँ पे दो बार लिख दिया है, ठीक है। जिनको मैंने हाईलाइट किया है उन सब पे आप नज़र रखिए। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं स्टार बना देता हूँ हर फार्मूलाज पे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब को आप ध्यान में रखिए। 1 2 3 4, ये 4 बातों पे आप ध्यान में रखिए। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक था वेव नंबर। वेव नंबर को नू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, राइट। तो आपको ये फार्मूला बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला में ये c इज इक्वल टू सी, नू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा जो हम लोग का होता है, नू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा जो होता है, वहाँ पे हम लोग इस 1 बाई लैम्डा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, नू बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नू इज इक्वल टू सी नू बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो ये 4-5 फार्मूलाज आप एक जगह पर नोट कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस के तरफ, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो रहा है तो उसको फटाफट पूछ लीजिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन में बोला क्या है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखना है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे दिया। फ्रीक्वेंसी क्या दे दिया, 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है। चलिए तो किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दे दिया। बोला है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, ठीक है। क्या बोला, कैलकुलेट करके बताइए, लैम्डा बताइए हमको कि लैम्डा वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने फार्मूलाज की तरफ आते हैं। अब आप देखिए, आपको जो मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी आपका फार्मूला हो जाएगा। तो देखो हमको फ्रीक्वेंसी बता दिया, हमको क्या किया, फ्रीक्वेंसी बता दिया। तो हमको ये यहाँ पे ध्यान दो, इधर कॉर्नर साइड में फ्रीक्वेंसी बता दिया, सी हमको पता है और हमको क्या बोला कि आप लैम्डा निकाल दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई नू, ये फार्मूला होता है। सी का वैल्यू हमको पता है, सी का वैल्यू क्या है भाई, सी का वैल्यू है 3 × 10⁸, अगर हम मीटर में निकाले तो मीटर पर सेकेंड। नू का वैल्यू हमको दे दिया, नू का वैल्यू क्या दे दिया, 1386। अब ये 1386 जो दिया है ये किलो हर्ट्ज में दिया है, तो हम लोग इसको इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो फिर हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 × 10⁸ अपॉन 1386 × 10⁻³ है ना, आपको कर देना है। तो हम लोग हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हर्ट्ज को हम लोग सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स होता है, तो सेकेंड इनवर्स लिख देते हैं। और यहाँ पर भी देखो तो ये क्या है, मीटर को हम लोग ऊपर में थोड़ा सा हम ऐसे लिख दे, क्या मीटर पर सेकेंड है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखो यूनिट सबसे पहले सेकेंड इनवर्स हट गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर दें कि यहाँ पे आप देख लो भैया, बात हो जाएगा, इसको तुम कर दो 3000 और नीचे में रख दो 1386 और ऊपर में यहाँ से देखो इस जीरो से हम 3 जीरो तो इसमें भेज दिए, तो यहाँ पे कितना जीरो रह गया, 5 जीरो रह गया और नीचे में क्या रह गया, 10⁻³ है। तो 10⁻³ को नीचे से ऊपर लेके चले जाओ तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टर्म क्या बन जाएगा आपका 10⁻²। तो ये हो गया आपका 10⁻²। देखो आपको हम कैलकुलेशन सिखा देते हैं बहुत अच्छे से।
अब देखो यहाँ पे 3000 को डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, 1386 से। तो 1386 अगर आप 3000 को डिवाइड कर दोगे तो फटाफट अगर आप कर दो तो यह हो जाएगा अराउंड आपका 2.19 के आसपास में चला जाएगा। तो 2.19 इंटू 10⁻², आपका 2.193 के अराउंड ये चला जाएगा। तो ये आपका देखो आंसर आ गया, आपका वेवलेंथ इज इक्वल टू दिस, और यूनिट क्या रह गया, तो यूनिट रह गया मीटर, तो मीटर यूनिट में रह गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखो जीरो का कैलकुलेशन हम थोड़ा लॉजिकली कर दिए, है ना, लॉजिकली कर दिए, तो ये चीज़ आपका बन जाता है, ये अप्रॉक्स आपका आंसर जो है वो ये निकल जाएगा, है ना। अगर आप ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो जो अभी हम किए हैं, तो आप क्या कर लो, कैलकुलेटर का यूज कर लो। आप कैलकुलेटर में फटाफट अपना एंट्री कर दो, 3 × 10⁸ अपॉन 1386 × 10⁻3। अब देखो 2.19 × 10⁻2 के आसपास में आ जाएगा, या फिर आंसर आ जाएगा आपका, और हम लिख सकते हैं इसको 219.3 के आसपास में, इतना मीटर, है ना। तो वेवलेंथ आपका निकल गया। चलिए वेरी गुड। क्या यूज किए हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज किए आपका लैम्डा इज इक्वल टू c/पाई का फॉर्मूला यूज किए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कैलकुलेट नू बार इन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो यूनिट मेंशन कर दिया है कि नू बार को कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर इनवर्स के यूनिट में कैलकुलेट करना है। एंड नू ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो चलो हम लोग को वेवलेंथ दे दिया, वेवलेंथ कितना दे दिया भाई, 5800। कभी भी क्वेश्चन में आप क्या करो, डाटाज लिख लो, क्वेश्चन का में जो भी आपका डाटाज है सारे डाटाज पहले लिख लो, और एक साइड में आप क्या लिखो, एक साइड में आप लिखो कि क्या कैलकुलेट करना है। तो नू बार बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो नू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, राइट। और बोला है v कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो हम लोग क्या बोले भाई कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू c/λ होता है, और c/λ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इंटू नू बार भी लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू नू बार होता है। तो चलो अब देखो यूज में क्या आएगा, यूज में ये फॉर्मूला आएगा और ये फॉर्मूला आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको क्या कर दिया, इसके भी यूज से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम हमको दे दिया, है ना। तो लैम्डा हमको पता है, तो क्या हम वेव नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नू बार इज इक्वल टू क्या कर दो, 1/5800 एंगस्ट्रॉम डाल दो, है ना। तो यहाँ पे बोला था कि आपको क्या करना है, सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है। तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप क्या कर लो, हाँ ये एक यूनिट होता है, आप जान के रखना क्या यूनिट होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये एक आपका रिलेशन होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे यूज कर दिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो आप क्या देखोगे कि नू बार इज इक्वल टू 10⁻8 को नीचे से ऊपर लेके चले जाओ, तो नीचे से ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻8/5800, ठीक है। इतना हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 17241.4 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ये आपका हो जाएगा वेव नंबर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, जीरो के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर लो तो आपका हो जाएगा। दूसरा हमको क्या बोला था यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, बोला था कि आप फ्रीक्वेंसी बता दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या हम लोग कर सकते हैं, देखो तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, c इंटू नू बार कर सकते हैं। नू बार का वैल्यू हमको मिल गया, इसको अगर हम c के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो c इंटू नू इंटू c मतलब 3 × 10⁻, अब ये सेंटीमीटर में है ना, तो हम लोग यहाँ पे 10⁻10 यूनिट रखेंगे, 10⁻10 रखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड में अब हम आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट को लेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव को लेंगे, इंटू 17241.4, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते थे, 1.7 × 10⁻4 बोल सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो तो हम ऐसे लिख दे, क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये चीज़, और कैलकुलेशन भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा।
इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1.7 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं ना इस चीज़ को तो ऐसे लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁴ है ना सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 17×51 मतलब कि 5.1 इंटू, और ये 10⁻10 और इंटू 10⁴ मतलब 10⁻14। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10⁻14। तो देखो एक आंसर यहाँ पे आ गया और दूसरा आंसर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग सिंपल देखो बस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, सिर्फ इस फार्मूला का यूज हुआ, और इधर में इस फार्मूला से या इस फार्मूला से जिससे भी बनाना है बना लो। यहाँ से अगर बनाना है तो यहाँ से भी वही हो जाएगा, सी डाल करके, और ये जो आपका दे के रखा है इसको यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलो हर्ट्ज, है ना, 1120 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नू हम लोगों को दे दिया 1120 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एंड अनदर रेडियो स्टेशन, एक और रेडियो स्टेशन है, अच्छा, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो एक और रेडियो स्टेशन है, उसका जो नू है वो क्या है 98.7 मेगा हर्ट्ज ये कर रहा है। ठीक है, मेगा हर्ट्ज कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि भाई मेगा हर्ट्ज को आपको पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देना होगा, और किलो हर्ट्ज को भी आपको क्या करना होगा, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दो अगर आप मतलब चाहो तो पहले आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या बोला है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम ईच वेव। अच्छा, दोनों ही जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए वेवलेंथ हमको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। एक रेडियो स्टेशन है जो 1120 किलो हर्ट्ज से एक फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और दूसरा जो रेडियो स्टेशन है वो 98.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो बोला कि दोनों का आप वेवलेंथ बता दो। वेवलेंथ क्या होगा आप ये बता दो। दोनों ही केसेस में आपको वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला स्टेशन ये ऐसे कर देते हैं कि ये फर्स्ट स्टेशन है और ये क्या है भाई, सेकंड स्टेशन है। सेकंड स्टेशन है तो फर्स्ट स्टेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, C/νू होता है ना। सारे फार्मूलाज आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो लैम्डा इज इक्वल टू C/νू, दोनों में ही यही फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, नू का वैल्यू है, C का वैल्यू हमको पता है। C का वैल्यू क्या होता है, C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे हम क्या कर दें, अब इसका वैल्यूज हम डाल दें 1120, और किलो हर्ट्ज है तो किलो हर्ट्ज को आप क्या कर दो, पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दो। तो 10⁻, क्या हो जाएगा, 10⁻³ हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, तो रह गया सिर्फ मीटर। तो जो वेवलेंथ आएगा हम लोग का किस यूनिट में आएगा, मीटर में आएगा। तो आप 3 × 10⁸ को 1120 × 10⁻³ से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 267.86 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे पहला देखो निकल गया। दूसरे को लेकर के हम बात करते हैं तो सेकंड वाले में भी वही फार्मूला लगेगा। लैम्डा निकालना है तो C/νू कर देंगे। C का वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नू का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो 98.7 मेगा हर्ट्ज बोला है। तो मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 आप यहाँ पे लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, हर्ट्ज को हम लोग सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो देखो सेकंड इनवर्स यहाँ से कट जाएगा, तो जो लैम्डा आएगा वो मीटर की यूनिट में आने वाला है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 98.7 × 10⁻6। आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 3.0395 जैसा कुछ आएगा, इतना मीटर आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों ही ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट और सेकंड ब्रॉडकास्ट, दोनों ही ब्रॉडकास्ट से हम क्या निकाल दिए भाई, वेवलेंथ क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या किया, ध्यान दो, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया और आपको बोला कि आप वेवलेंथ बता दो। तो आपके पास जो है फॉर्मूला उसी का यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला से बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ अ डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻7 किलोमीटर। तो ठीक है भाई, डिस्टेंस देखो हम लोग को क्या बता दिया है, हम लोग को डिस्टेंस बोल दिया है
8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है, तो पहले आप इसको क्या कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि भाई आपको टाइम निकालना है ना, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम निकालना है तो हम लोग टाइम इज इक्वल टू क्या जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तो हम लोग बात किए हैं कि वेव का जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल टू क्या होता है, सनलाइट। तो डिस्टेंस क्या है मेरा 8 इंटू 10⁻10 अपॉन वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10⁸। तो आप इसको क्या कर दो भाई, इसको आप कट कर दो, इतना मीटर है और ये क्या है, इतना मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट कर देते हो तो ये आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁻2 और सेकेंड नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड इनवर्स क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो जो आपका टाइम लगा वो टाइम क्या है, इतना सेकेंड का आपको टाइम लगना है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देकर के रखा था, फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत है नहीं, बिना फ्रीक्वेंसी के ये क्वेश्चन बन गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिस क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2225 एंगस्ट्रॉम ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम। तो देखो वेवलेंथ हम लोग को दे दिया है कि वेवलेंथ जो है वो है 2225 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इतना वेवलेंथ का हम लोग का एक फ्रीक्वेंसी है, इतना वेवलेंथ का हम लोग का एक वेव है। तो हम लोग को बोला है कि आप फ्रीक्वेंसी बता दो कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं आपका वेलोसिटी बाई वेवलेंथ हम लोग बोल सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो सी हम लोग का कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग रखते हैं, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में है तो 2225। अब इस एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो तो इंटू 10⁻−10 हो जाएगा मीटर। ठीक है। तो यहाँ से देखो मीटर और मीटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स ऊपर में रह जाएगा। आप इस पूरे को कैलकुलेट कर दो तो ऊपर में देखो तो ऐसे कर दो आप 3000/2225 कर दो, और इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, इस दोनों जीरो को कैलकुलेट कर दोगे तो हो जाएगा 10⁻5 रह जाएगा। ठीक है। 10⁻5 रह गया। तो यहाँ पे आप इतना सेकेंड इनवर्स, अब इस 3000 को आप डिवाइड कर दो 2225 से तो ये हो जाएगा 1.35 के आसपास में, 1.35 इंटू 10⁻, आपका ये आ जाएगा 5। ठीक है। 10⁻5 नहीं 15 होगा, 10⁻15। ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इनवर्स है ना। चलो, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब ये भी क्लास देखो यार बहुत लंबा होने लगा, अभी हम लोग को बहुत टॉपिक देखना है। अभी हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं